बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? अच्छा व्यूवर्स, माफ़ कीजिएगा, मैंने कल कल से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि हम जो काम करते हैं वो मलेशिया में हम डेली काम पे होते हैं। सुबह जाते हैं और शाम के तकरीबन 8 बजे में छुट्टी होती है। तो आज छुट्टी थी, तो इसलिए मैंने सोचा चले अभी फ्री हैं तो एक वीडियो बना के अपने तमाम फ्रेंड्स को सेंड कर देते हैं। व्यूवर्स, मैंने आज जो ख़ास वीडियो बनाई है ना, वो बड़ी मेहनत करके सुबह से मैं तैयारी कर रहा था कि कुछ जो चंद हक़ाइक़ है वो मैं आप लोगों के सामने रखूं। तो मैंने अपने पेज के ऊपर लिखे हुए थे, तो मैं आप लोगों को साथ साथ ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट करूँगा और बाद में बात करेंगे। अभी जो इलेक्शन का माहौल है गिलगित बल्तिस्तान में, जितनी पार्टीज़ इसमें हिस्सा ले रही हैं और जितने ये सहाने ख्वाब दिखा रहे हैं और जितना ये लोगों को बरगला रहे हैं, आया मैं आप लोगों को 3 से 4 पार्टीज़ का मंशूर बताऊंगा और इन पार्टीज़ का ये करती क्या हैं। जब ये इलेक्शन में होती हैं, जब ये तकरीरें करते हैं, तब इनका मंशूर क्या होता है। जब ये जीत जाते हैं तब ये अवाम के बारे में क्या सोचते हैं। आइए व्यूअर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जीबी का मतलब है गिलगित बल्तिस्तान। ओके, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे, तो उसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान की जो आज़ादी का डे था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को, और जो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था ये हुआ था 1 नवंबर 1948 को, माफ़ कीजिएगा 1948 को ये आज़ाद हुआ था। और इनका जो गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है ये है गिलगित, और जो इनका लार्जेस्ट सिटी है ये आता है स्कर्दू, और इनका जो गवर्नर है वहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर है वो आता है राजा जलाल हुसैन। और उसके बाद इसका जो एरिया आता है, टोटल एरिया गिलगित बल्तिस्तान का जो टोटल एरियाज़ आता है ये आता है 12,49,000 इनका एरिया है। और इनका जो डेंसिटी है टोटल ये 17 किलोमीटर से तकरीबन 44 स्क्वायर मील आता है। और इनका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो कोड है, जैसे पाकिस्तान का एक कोड है, पंजाब का है, सिंध का है, सरहद का है, बलूचिस्तान का है, KPK का है, तो इसका एक कोड आता है ISO 3166। ओके, और ये पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में है। और इनमें जो लैंग्वेज है वहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं बल्ती, शीना और बाकी। इन लोगों की अपनी ज़बान है। जैसे सिंध में सिंधी बोली जाती है, सराइकी शावर में पश्तो बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलोची लोग अपनी ज़बान बोलते हैं, बलूचिस्तानी। ओके, इनकी जो असम्बली सीट है ये टोटल है 33, और इनका जो डिवीज़न है ये आते हैं 3 डिवीज़न्स हैं। और इनकी जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं ये आते हैं 14। और इनकी ये जो तहसील है, जिस तरह से पंजाब में लाहौर में तहसील है, नारवल में, गुजरांवाला में, सियालकोट में है, हर ज़िले में अलग अलग तहसील है, तो इसकी टोटल तहसील है 28। व्यूअर्स, आगे मैं आप लोगों को चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आया गिलगित बल्तिस्तान में इंडिया का क्या मामला है और ये किसके साथ अटैच होता है, इसमें चाइना का क्या है, इसमें इंडिया का क्या है, और इसमें पाकिस्तान का क्या है, और इसमें आज़ाद कश्मीर का क्या है। फर्स्ट मैं बताऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो नॉर्थन एरिया, ये बेसिकली एक नॉर्थन एरिया, और इसमें जो इनका सबसे बड़ा सिटी है ये आता है कश्मीर रीजन का। ओके, उसके बाद इसमें जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो मेन डिस्प्यूट है ये आता है गिलगित बल्तिस्तान का। कब शुरू हुआ था? ये 1947 से शुरू हुआ था, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के दरमियान भी ये मामला है। चाइना कहता है कि इस पे जो हिस्सा है जो गिलगित बल्तिस्तान का है, इसमें चाइना अपना हिस्सा भी मानता है। और चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों ये बात नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के एक ही मफाद है दोनों में, और इंडिया इसमें शामिल होता है। इंडिया कहता है कि ये मेरा है, इसीलिए आज तक
इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, इसको कोई सूबे का हिस्सा नहीं दिया गया, इसको कोई अलग से सूबा नहीं बनाया गया, इसमें किसी सियासी पार्टी ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अब इसके बाद मैं बताऊँगा पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगती है गिलगित बल्तिस्तान के साथ, ये आज़ाद कश्मीर की बॉर्डर लगती है। अब उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो इसका प्रोवेंस है वो KPK के साथ आता है। जो इनका कॉरिडोर लगता है, कॉरिडोर जैसे गवादर है, तो जो आज़ाद कश्मीर का जो गिलगित बल्तिस्तान का कॉरिडोर लगता है इसको साथ, ये लगता है अफ़गानिस्तान। ओके वीवर, ये थी चंद छोटी सी मालूमात, लेकिन ये एक मालूमात नहीं है बल्कि ये एक हकीकत ये है। कहते हैं कि जब इल्म होता है तो रोशनी आती है, इल्म नहीं होता तो वहाँ पे जहालत का निज़ाम कायम हो जाता है। लेकिन जब मुख्तलिफ़ सियासी पार्टीज़ अपने मंशूर के लिए, अपने मफाद के लिए झूठ बोलना शुरू हो जाए तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे गुर्बत, वहाँ पे जहालत, और वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो लोगों में शऊर ख़त्म हो जाता है, लोगों में आगाही ख़त्म हो जाती है, लोग आपस में प्यार मोहब्बत का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे कत्ल व गैरत का निज़ाम शुरू हो जाता है। इल्म है तो रोशनी है, इल्म है तो वहाँ पे लोग जो है ना अपने अपने अंदर शऊर को उजागर करेंगे और अपने सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तालीम नहीं है तो माशरा कामयाबी की तरफ आगे नहीं बढ़ता। मैं आप लोगों को एक हदीस बयान करना चाहूँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं बेसिक टॉपिक की तरफ आऊँगा। जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत का जो फरिश्ता है वो 1 मील दूर चला जाता है। ये मैं इसलिए मैंने ये माफ़ कीजिएगा हदीस बयान की है कि अब देखें, अब गिलगित बल्तिस्तान में आजकल जो गर्मा गर्म माहौल है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी बहुत तमाशा कर रही है, बहुत शोर मचा रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले हुकूमत कर रही है सिंध में, कितने साल से ये सिंध में हुकूमत कर रही है। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने आखिर ऐसा क्या लोगों को दे दिया कि जिस वजह से वहाँ पे जहालत ख़त्म हो गई है, वहाँ पे तालीम का निज़ाम आ गया, वहाँ पे सेहत आ गई है, वहाँ पे हस्पताल का निज़ाम आ गया, हस्पताल का निज़ाम बेहतर हो गया, डॉक्टर सही ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, सिफारिश नहीं हो रही, गुर्बत जहालत ख़त्म हो गई है, रिश्वत नहीं चल रही। क्या वहाँ पे लोगों को कुत्ते जो काटते हैं वहाँ की वैक्सीन वहाँ पे सही मिल रही है? क्या ये ऐसा सब मुमकिन है? क्या वहाँ पे रिश्वत नहीं चलती? क्या वहाँ पे हर सिस्टम बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आके ठीक कर दिया है? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बातें कर रहा है, क्या ये सिंध में सब ठीक है? क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहा है कि मैं वहाँ पे आके गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को जो आजकल ये जो सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, क्या इस पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाकई ही पूरा उतरेगा? ये झूठ है। इनका मंशूर क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अरे सिंध में कितने लोगों को रोटी दी है तुमने? कभी तुमने जाके बैकवर्ड एरिया में देखा? मैं वहाँ पे गया हूँ, एक दफ़ा मेरा विज़िट हुआ था वहाँ पे। खुदा कसम वहाँ पे जो हालात हैं, ये लोग अगर उस इलाके का विज़िट करें तो ये लोग इन लोगों का झूठ पकड़ा जाए। क्या वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सबको मकान दिए हुए हैं, कपड़ा दिया हुआ है? क्या दिया हुआ भाई? वहाँ पे लोग तालीम याफ्ता तो है लेकिन जॉब नहीं है। लोग बहुत कम लोग जो तालीम है जिनके पास, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब कौम तबाह होती है तो उसके हुक्मरान क्या करते हैं? उसके हुक्मरान अपनी आने वाली नस्ल को तालीम की तरफ से हटा देते हैं और कहते हैं तुम, ऐसा ज़रिया उनके लिए बनाते हैं, गुर्बत पैदा कर देते हैं, जहालत पैदा कर देते हैं, ऐसे नौजवानों के जहन में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि वो वहाँ से अपने मुल्क से तंग होकर किसी दूसरे मुल्क में चला जाता रोज़गार के लिए। ऐसे अगर मुल्क में तालीम हो, सेहत हो, सच हो, झूठ ना हो, रिश्वत ना हो, पुलिस का निज़ाम बेहतर हो, वहाँ पे इंसाफ मिले, तो क्या हुक्मरानों को ये इलेक्शन में मुहिम करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सेहत है तो लोग हमेशा अपने गवर्नमेंट का साथ देंगे, सिफारिश नहीं है तो लोग गवर्नमेंट का साथ देंगे, रिश्वत नहीं है लोग गवर्नमेंट का साथ देंगे, अगर वहाँ पे इंसाफ है, फौरी इंसाफ मिलता है तो लोग गवर्नमेंट का साथ देंगे।
लेकिन अगर रिश्वत, सिफारिश, झूठ, फ्रॉड, कत्ल गैरत हर चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं तो लोग अपनी गवर्नमेंट का कैसे साथ देंगे? लोग तो वहाँ से बदजिन हुए हैं इस पीपल पार्टी से। अरे सिर्फ वहाँ पे एक लीडर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद कोई अभी तक माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये सब फ्रॉडिये, ये सब कमीने लोग बैठे हुए वहाँ पे, सब खाने वाले हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को ये मेरा पैगाम है कि खुदारा इससे बच के रहिएगा, इससे बच के रहिएगा। इन लोग का हाल देखें, ये पीडीएम के अंदर जाके क्या क्या जहर उगल रहे हैं अपनी आर्मी के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़। तो क्या ये गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के मुहिब वतन हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। अब मैं आता हूँ मुस्लिम लीग नून की तरफ। इनका हाल अहवाल देखें, 35 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। क्या बनाया है? सड़क बना दी, पुल बना दिए, और क्या बनाया इसने? और कुछ नहीं बनाया। मेट्रो बना दी, ऑरेंज लाइन बना दी, कहाँ पे? ये भी लाहौर में, रोड भी लाहौर में, ट्रांसपोर्ट भी, हर चीज़ वहाँ पे की। बाकी पाकिस्तान का ख्याल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मोटरवेज़ बना दी लोगों को दिखाने के लिए, रोड बना दिए दिखाने के लिए, बाकी तालीम नहीं, सेहत नहीं, मेडिसिन नहीं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अच्छी चीज़ बता दें। मैं इस गवर्नमेंट से, मुस्लिम लीग नून के जितने ये बड़ी बड़ी सर पे जो है ना पकड़ियाँ उछाल उछाल के जो तकरीरें कर रहे हैं, जो आर्मी के ऊपर भौंक रहे हैं, खुदारा थोड़ी सी शर्म हया करें। जो काम तुम लोगों ने किए हैं ना, जितनी दुश्मनी तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ ली है ना, आने वाली नस्लें भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। और तुम लोग मुंह छुपाते फिरोगे। और अब मरियम नवाज़ लाहौर में नारे लगवा रही है, इसका क्या ख्याल है? पाकिस्तान आर्मी चुप रहेगी? इसका क्या ख्याल है गवर्नमेंट चुप रहेगी? वो भी तुझे देख रहे हैं, जब वक्त आएगा तो तुझे वहाँ पे मारेंगे, तू याद करेगी। लेकिन ये मैं तुझे वार्निंग देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में चले जाओ, बलूचिस्तान में चले जाओ, सिंध में चले जाओ, किसी जगह पे भी चले जाओ, जो मर्ज़ी कर लो, हुकूमत तुम्हारी नहीं बनने वाली। मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान डीज़ल, उसको कौन कहता है वो मौलाना है? अरे मैं गलत अल्फाज नहीं अदा करना चाहता, लेकिन जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, जितना मर्ज़ी झूठ बोल लो, तुम्हारी हुकूमत मेरे से लिखवा लो, वहाँ पे नहीं बनेगी। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई पशीन कोई नहीं करने वाला, लेकिन इत्मीनान होता है, यकीन होता है अपने हुक्मरानों के ऊपर कि ये अच्छा करेंगे। अरे इनकी नस्लों से आने वाला किसी के ऊपर यकीन नहीं है कि ये अच्छा करेगा। जब हराम की कमाई से पले हों, जब हलाल का लुकमा इनके अंदर ना गया हो, तो ये लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर क्या सोचेंगे? ये कुछ नहीं किसी को देंगे सिवाय अपनी तिजोरियाँ भरने के। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान, जे फे और अचक से जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, जो होता है कर लें, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पे हुकूमत नहीं तुम्हारी बनेगी। जितने मर्ज़ी सहाने ख्वाब दिखा दो, हुकूमत तुम्हारी नहीं बनेगी वहाँ पे। ये मेरा चैलेंज है आप लोग। इन गरीब अवाम का ख्याल रखो। अरे कभी बाहर का मुल्क का विज़िट, सब तुम लोग जाते हो, यूरोप में जाते हो, अमेरिका में, लंदन में, इंग्लैंड में, कनाडा में, वहाँ पे जाके देखो हुक्मरानों के पास सिक्योरिटी नहीं है। अरे वो अवाम में आऊँ घूमते फिरते हैं यार, उनको तो कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता। तुम्हारा सिक्योरिटी रिस्क क्यों है? क्योंकि तुम लोगों ने गरीबों का लुकमा खाया हुआ है। तुम लोगों की रात की नींदें हराम हुई है। अरे वो तुम गरीब लोगों का जो लुकमा खाते हो ना, हलाल का पैसा, जब तुम्हारे गरीब लोगों का हलाल का पैसा जब तुम लोग हरामी लोग खाते हो ना, तो तुम्हें रात को नींद नहीं आती। अरे तुम्हारे 10 सिक्योरिटी गार्ड भी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। मौत तुम्हें आएगी, हकीकत है, लेकिन आएगी तो बुरी आएगी। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन को मौत आ रही है ना, उसकी जान निकलने रही, नवाज शरीफ तुम्हें भी मौत आएगी, तो ऐसी आएगी कि तुम मुल्क का मुंह नहीं देखेगा, और ना तुझे मुल्क में कब्र नसीब होगी। मरियम सफ़दर, तुम जितना भौंकना भौंक लो, सफ़दर के पीछे जितना भौंकना भौंक लो, जितनी बदतमीज़ी करनी है मज़ार कायद पे कर लो, लेकिन वक्त आएगा कि तुम जलील और रसवा होकर यहाँ से जाओगे। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ वाहद जमात है जिसने मुल्क में आके एक सिस्टम डेवलप किया है, एक सिस्टम को अच्छा किया है, जो सही विजन पे चल रही है, सही सोच पे चल रही है,
5 साल के लिए काम नहीं कर रही, वो मुस्तकबिल के नौजवानों के लिए काम कर रही है। अरे वो जमात जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब ने 22 साल मेहनत की हो करप्शन के पीछे, करप्शन को ख़त्म करने के लिए। अरे जब उसे मौका मिले तो तुम लोग उसको ब्लैकमेल करो और तुम लोग उसको जलील और रसवा करने की कोशिश करो, ये हो सकता है। वो वाहिद शख्स है जिसको तुम जितना टफ टाइम दोगे, जितना बरगलाओगे, जितना तुम लोग उसको परेशान करोगे, जितना तुम लोग उसको मुश्किल में मुसीबत में डालोगे, अरे वो उतना ही उभर के सामने आएगा, वो उतना ही उभर के सामने आएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा शेर बयान करना चाहता हूँ इमरान खान के लिए। कम हिम्मते ने वो लोग जिहड़ा शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग जाते ने सीना चीर के पत्थरां दा। बिलावल भुट्टो साहब, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो तुम, उसको जितना मर्ज़ी गिराने की कोशिश कर लो, जितना गिराओगे ना वो उतना उठेगा और वो पत्थरों का सीना फाड़ के भी बाहर आएगा। जितना मर्ज़ी कर लो जरदारी साहब, जितना मर्ज़ी माल खा लो, जितना मर्ज़ी सरे महल बना लो, लेकिन तुझे रात नींद नहीं आएगी। जो गरीबों का पैसा खाया ना तुमने, तुझे रात नींद नहीं आएगी, तेरी नींद हराम हो जाएगी। तेरे ख्वाबों में ये गरीब लोग आएंगे और तुझे वहाँ पर फिर भी डरावने ख्वाब आएंगे। मियाँ साहब, बाहर के मुल्क में घूमो, इंजॉय करो, तेरी औलाद बाहर, तेरी बेटी बाहर, कारोबार बाहर, जायदाद बाहर, तेरा जीना मरना, ईदें बाहर, नमाज़ें, ईद की नमाज़ें बाहर, हर चीज़ तेरी बाहर है। लेकिन तू आता पाकिस्तान में क्या करने? सिर्फ लोगों को तंगनी का नाच नचाने, सिर्फ यहाँ पे राह का एजेंट बनने, और यहाँ पाकिस्तान के जो खुफिया राज होते हैं वो इंडिया को देने। एक लास्ट चीज़, माफ़ कीजिएगा व्यूअर, वीडियो लंबी होती जा रही है। लास्ट चीज़ बड़ी इंटरेस्टेड है, लास्ट चीज़ बहुत इंटरेस्टेड है। आज तक इसने 5 साल मुकम्मल क्यों नहीं किए? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जनरल रहील शरीफ के साथ इसकी लड़ाई, जनरल बाजवा के साथ इसकी लड़ाई, जनरल जिलानी के साथ इसकी लड़ाई, और जनरल कैनी के साथ इसका झगड़ा। कोई आर्मी चीफ बता दें जिसके साथ इसने सही रह के काम किया हो। अरे आर्मी इनके साथ क्यों नहीं लगती? आर्मी का इनके साथ क्यों नहीं चलता? इसलिए कि ये मुल्क के जितने खुफिया राज होते हैं, जितनी खुफिया मीटिंग होती है, जब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, आर्मी इनको जो है ना वो तो सारी प्लानिंग दे रही होती है, अपनी प्लानिंग दे रही होती है जंगी हालात के हवाले से, इंडिया के हवाले से। तो ये क्या करता है, ये वहाँ पे वीडियो कैमरा लगा के टोटल रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद ये इंडिया को देता है, सज्जन जंदाल को देता है, मोदी को देता है, और मोदी को बगैर वीज़े के पाकिस्तान में बुलाता है और फिर वहाँ पे किसी से मिलने ही नहीं देता सिवाय खुद के, और खुद के वो भी अलग कमरे में, और फिर वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी को इत्मीनान में भी नहीं लिया जाता। ये है मियाँ नवाज शरीफ, तुम्हारा शेर। ये शेर है, ये शेर नहीं है, ये गिद्दड़ है, और ये है गिद्दड़ की अमीयत। कहता मैं डरता नहीं हूँ। अगर तुम डरते नहीं तो पाकिस्तान में आओ, मुकाबला करो, फिर तुम्हें पता है ना क्या बिकने वाला नहीं है वो झुकने वाला नहीं है। अरे वो तुम्हारा मुकाबला करने वाला है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है मियाँ तो आप पाकिस्तान में आओ। शहबाज शरीफ को क्या बाहर आ, अब क्यों अंदर गया ना? ये मरियम भी जाने वाली है। जितने ये तुमने बड़े बड़े गद्दार पाले हुए ना अपनी पार्टी में, ये सब जाएंगे। लेकिन अभी ये बेनकाब हो रहे हैं। अभी ये मुल्क के खिलाफ जितनी बातें कर रहे हैं ना, एयाज सादिक नहीं है, वो एयाज काजिब है, वो काजिब, ठीक है। लेकिन मियाँ जितना मर्ज़ी भाग ले, अब ना तो पाकिस्तान में आएगा, ना तो वहाँ पे हुक्मरानी करेगा, तो जलील रसवा होगा तो बाहर। और तेरी किस्मत में यही जलालत है। जिस मुल्क कौम ने तुझे इतनी इज़्ज़त दी हो, 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया, तो वो बाद में ये उसके ऊपर जुल्म करे, इंतहाई अफसोस है, इंतहाई अफसोस है। तो आज की वीडियो यही तक है। कल की इंशाल्लाह वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। अस्सलाम।